हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट करेंगे। ये आपका केवीएस में है और ईएमआरएस के भी पीजीटी सिलेबस में है, यूकेपीएससी के लेक्चरर फिजिक्स लेक्चरर सिलेबस में भी है और आपका मेनली ये पीजीटी लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं फिजिक्स के लिए उन सभी में है। तो मैं मेनली आपका केवीएस, ईएमआरएस और यूकेपीएससी लेक्चरर के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। ठीक है, उसमें जो जो टॉपिक इंक्लूडेड है मेनली, तो उसमें दो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी अल्टरनेट करंट। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला ये टॉपिक कर लेते हैं, इसके बाद हम करेंगे अल्टरनेट करंट वाला टॉपिक। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैंने क्या इंक्लूड किया, मैंने अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक इंक्लूड किया है आपका। ठीक है, एनसीईआरटी एंड विद द हेल्पिंग बुक्स। और आपका पीवाईक्यू मैंने विद टॉपिक जो जो जहाँ पे जो अगर कुछ आए हैं तो वो मैंने इंक्लूड किया है और एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन लिया है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना वेयर एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जिसे ईएमएफ भी बोलते हैं, और वोल्टेज इज इंड्यूस्ड ड्यू टू अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। होता क्या है इसमें, देखो एक प्रॉपर एक आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया था। ठीक है, जिसमें मेनली जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे। किस किसने ये किया था, ये फेराडे और हेनरी ने अपना प्रॉपर सेटअप रख के ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा था, उसके बेस पे इन्होंने ये डेफिनेशन निकाला। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। ठीक है, 1 by 1, फिर उसके बाद से हम समझेंगे कि आपका क्या था, डेफिनेशन क्या था। ठीक है, तो सबसे पहला सेटअप क्या था उनका कि उन्होंने ये देखा, सबसे पहला सेटअप क्या लिया उन्होंने, एक आपका सर्किट लिया। ठीक है, सर्किट में एक उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा था और एक आपका कॉइल था। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि जब और इस ये जो भी सर्किट है आप देख रहे हो, इसमें कोई इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। ठीक है, कोई, क्योंकि यहाँ पे बैटरी सोर्स नहीं लगाई गई है। बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या किया, एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ लेकर आए। ठीक है, तो जब इसकी तरफ लेकर आए तो क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ। इनिशियली कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, वो 0 पे था, लेकिन आफ्टर अ टाइम उन्होंने देखा इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होने का मतलब क्या हुआ, सर्किट में कुछ तो कुछ करंट है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि जब ये आपका बार मैग्नेट इसके पास आ रहा था तो डिफ्लेक्शन आपका इधर की तरफ था। ठीक है, जब वो बार मैग्नेट को इससे इधर आगे की तरफ इधर दूर लेके जाने लगे तो उन्होंने क्या देखा, इसमें जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो हमारा किधर की तरफ हो रहा था, इधर की तरफ हो रहा था। तो उन्होंने कहा एक चीज़ तो है कि अगर हम मैग्नेट को इसकी तरफ ला रहे हैं तो अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, दूर ले जा रहे हैं तो अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है। व्हाट डज इट मीन, इट डजंट मीन, इट्स मीन दैट कि मैग्नेट की मूवमेंट से कुछ तो इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से एक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, पहला सेटअप उन्होंने ये देखा। अब उन्होंने दूसरे सेटअप पे आए, उन्होंने देखा दूसरे सेटअप में क्या, उन्होंने फिर से एक सर्किट लिया और इस बार अब बार मैग्नेट न लेकर के उन्होंने क्या किया, एक आपका प्रॉपर एक सर्किट ये भी लिया उन्होंने, इसमें भी एक कॉइल लगा दिया C2 वाला और एक इसमें C1 कॉइल लगा दिया। ठीक है, इसमें एक आपका क्या बैटरी सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, बैटरी सोर्स लगा हुआ है और बैटरी सोर्स कैसा है आपका, स्टडी है। ठीक है, यानी कांस्टेंट वाला है, अल्टरनेट करंट वाला नहीं है, ये स्टडी है जिसमें आपका वोल्टेज सोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पर इन्होंने किया क्या इस बार, इस सर्किट को, ठीक है, इसकी तरफ लेकर आए। इसकी तरफ जब लेकर आए तो उन्होंने देखा फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। अब उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, उन्होंने सर्किट को रख दिया। अब वो इस वाली सर्किट को इधर लेकर आए, उन्होंने देखा तब भी डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, तो उन्होंने कहा एक कुछ तो हो रहा है कि ये अगर ये सर्किट को हम ये दोनों सर्किट को भी अगर पास पास लेकर आ रहे हैं फिर भी हमें क्या हो रहा है, कुछ तो डिफ्लेक्शन मिल रहा है गैल्वेनोमीटर में। इट्स मीन दैट कि यहाँ कुछ तो इंड्यूस्ड हो रहा है वोल्टेज के रूप में, जिसके थ्रू कुछ तो करंट इंड्यूस्ड हो रही है सर्किट में। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने थर्ड केस लिया। ठीक है, वो थर्ड केस भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इनके कॉन्क्लूजन पे आऊँगी कि उन्होंने इससे क्या कॉन्क्लूजन निकाला। ठीक है, थर्ड केस क्या है आपका कि इस बार उन्होंने क्या किया, दोनों जो कॉइल थे C1 और C2 इनको क्या किया उन्होंने, स्टेशनरी यानी फिक्स कर दिया। ठीक
ठीक है। फिक्स करने के बाद अब उन्होंने क्या किया कि ये जो एक वेरिंग वोल्टेज सोर्स लिया, ठीक है, एक टेपिंग की लगा करके, ठीक है, और इन दोनों को स्टेशनरी रख के ये टेपिंग की को ही उन्होंने क्या किया, कभी ऑन कभी ऑफ करके देखा। तो भी उन्होंने ये देखा ऑन करते टाइम गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में था, ऑफ करते टाइम गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अलग डायरेक्शन में था। और जब स्टेशनरी कांस्टेंट रख दे रहे हैं हम टेपिंग की को, मतलब या तो ऑन करके रख दे रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली, या फिर ऑफ करके रख दे रहे हैं, तो ये देखा गया कि कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा था, ठीक है। इट मीन्स जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अब इसके बेसिस पे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जस्ट अ सेकेंड, यस, तो उन्होंने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी हो रहा है जब या तो बार मैग्नेट को हम इन या आउट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जब स्टडी करंट वाले सर्किट को जब हम मूवमेंट करा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका जो भी टेपिंग आपका सर्किट लिया गया है वो ऑन या ऑफ किया जा रहा है, ठीक है। इसी कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, अदरवाइज गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन आपका शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, उससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ कुछ तो ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, जो कि जिसमें चेंजेस हो रहे हैं जब सर्किट आपका इन या आउट हो रही है या टेपिंग को हम ऑन या ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, जो फ्लक्स हो रहा है उसमें क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। फ्लक्स में चेंजेस की वजह से उन्होंने कहा एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे ईएमएफ बोलते हैं, ई इंड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड हो रही है, ठीक है, एक आपका करंट सर्किट में इंड्यूस्ड हो रही है, ठीक है। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो आ ही जाएगा। उन्होंने यहाँ पे ये साफ साफ तौर पे कंक्लूजन में अपने दिया था कि फ्लक्स में चेंजेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये जब आपका और फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो क्या होती हैं, एक तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं तो जैसे ये नॉर्थ पोल है तो इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकल रही होंगी, ठीक है। तो जब हम इसको पास लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। जब हम दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें क्या हो जाएंगी, हमारी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनों का कम या ज़्यादा होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ई मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाएगा, और इसके इंड्यूस्ड होते ही क्या आ जाएगा, हमारा इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि कहाँ से ये सब कुछ आया है, ठीक है, या क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो वहाँ से ये आया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना वेयर एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ये कह लो वोल्टेज इज इंड्यूस्ड टू अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ना कह के वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं हम, ठीक है। यानी मैग्नेटिक, देखो बात सेम है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होते ही ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ आते ही आपका करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आया। अब हम आगे पूरा पढ़ते हैं। ये सिलेबस में पर्टिकुलरली गिवन नहीं है, लेकिन हाँ इसको समझना ज़रूरी है, दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है आपका, सी ये तो पूरा सेटअप वेटअप मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। आगे क्या था, हाँ मैंने जैसे बोला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन ऑफ एरिया ए प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी रिटन एज फाई इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाता है, बी डॉट ए, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो देखा जाए ध्यान से अगर, तो ये क्या है आपका कि जो भी आपका कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया से जितना भी आपके परपेंडिकुलर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकलती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ वेरी क्लियर वे कि मान लो आपका अगर जैसे ये एरिया है तो इससे परपेंडिकुलर कितनी लाइनें गई हैं वही क्या होती हैं, आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स होती हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, आपका वेबर होता है या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है, और ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैंने जैसा आपको बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स इज जस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ, अब इसके बेसिस पे फेराडे ने अपने कुछ लॉज निकाले कि ये जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जो भी इन्होंने इससे कंक्लूजन निकाला कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने पे क्या हो रहा है। हाँ, ध्यान से देखो, है ये, वेट अ सेकेंड, या हाँ, उन्होंने क्या देखा कि बी में चेंजेस करने पे क्या हो रहा है, 5 फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है, फ्लक्स में चेंजेस होने से क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या हो रहा है, हमारा करंट आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने अब इस पे बेस्ड अपने 2 लॉज दिए थे कि ये सारे कार्यक्रम कैसे हो रहा है। तो अब हम उस लॉज को पढ़ लेते हैं, फेराडेज लॉज। ठीक है, इसे फेराडेज लॉज के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे 2 लॉ हैं आपके। ठीक है, मेनली एक है फर्स्ट लॉ एंड द सेकेंड वन इज आपका सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बोला, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस। ठीक है, हमने क्या बात की थी कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो उस सर्किट में क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में उन्होंने यही दे दिया है कि ईएमएफ तभी जनरेट होगा जब भी सर्किट से जो फ्लक्स है लिंक्ड है वो क्या होगा, चेंज होगा। सेकेंड लॉ उन्होंने क्या बोला था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक। ठीक है, इट मीन्स व्हाट, जो भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो फ्लक्स के जो आपका फ्लक्स है उसके रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है। ठीक है, तो डेल फाई ओवर डेल टी। अभी मैंने एन क्या लगा दिया, मान लो आपने कोई कॉइल ले लिया जिसमें एन टर्न्स हैं तो उसके लिए एन आ जाता है। ठीक है, कि एन से मतलब एक टर्न के लिए डेल फाई ओवर डेल टी और एन टर्न्स के लिए एन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहीं से आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, अब हम करंट आराम से निकाल लेंगे, करंट भी आ जाएगा अपने आप। आई इंड्यूस क्या हो जाएगा आपका, ई अपॉन कैपिटल आर। आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ से आई होप सो आपको समझ आया हो कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है क्या। ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाने वाला है और बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सब कैसे आया है और उन्होंने कैसे ऑब्जर्वेशन किया, क्या कंक्लूजन निकाला। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये ई इंड्यूस जो है वो क्या हो रहा है, माइनस का एन डी फाई ओवर डी टी, यानी फ्लक्स चेंज रेट के इक्वल तो है लेकिन माइनस का भी आ रहा है। माइनस का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है किसकी, जो आई इंड्यूस्ड होती है, किसके अपोजिट होती है, फ्लक्स के डायरेक्शन के, जो फ्लक्स में जो चेंजेस होते हैं उसके। ठीक है, तो इसी को लेंज ने अपने लॉ के हिसाब से दे दिया कि ये मेरा लॉ है और उन्होंने अपने लॉ में यही डिफाइन किया था। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस वन। तो लेंज लॉ क्या है हमारा, ठीक है, देखो लेंज लॉ क्या कहता है कि पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच इज अपोजिट, ठीक है, टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अपोजिट होती है क्या, इंड्यूस्ड जो करंट होती है। ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस इट, मतलब देखा जाए तो जो आई इंड्यूस्ड हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, फ्लक्स में चेंजेस की वजह से, लेकिन उसी को अपोज कर रही है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये उसी को अपोज करती है जिसकी वजह से ये खुद इंड्यूस्ड होती है। ठीक है, मतलब आई इंड्यूस जो है अपोजिट डायरेक्शन में होती है किसके, जो फ्लक्स चेंज रेट होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ फेराडे सेकंड लॉ में आप देख सकते हो, नेगेटिव साइन इन फेराडेज लॉ। ठीक है, ई इज इक्वल टू क्या था हमारा, माइनस का एन डी फाई ओवर डी टी, यही लेंज लॉ है। ठीक है, और लेंज लॉ एक तरीके से क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, क्योंकि देखो अगर फ्लक्स में चेंजेस आपका इंक्रीज ही होते रहेगा तो उसे कुछ तो डिक्रीज करने के लिए चाहिए। अगर आई इंड्यूस भी उसे इंक्रीज करने लग जाएगा इस हिसाब से तो एनर्जी कंजर्व हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपका लेंज लॉ था। अब इसको किस तरीके से हम निकालते हैं डायरेक्शन वगैरह, तो वो नॉर्मली क्या होता है आपका, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल में क्या होता है, आपकी 3 उंगलियां आप लेते हो, एक थंब होता है, एक 4 फिंगर होता है, एक मिडिल फिंगर होता है। जहाँ आपका जो थंब होता है वो क्या है, मोशन की डायरेक्शन को दिखाता है, 4 फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है और मिडिल फिंगर आपका इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को दिखाती है। ठीक है, तो इनमें से आपको हमेशा 2 गिवन होगा, तीसरा आपको निकालना होगा, तो आप हमेशा निकाल लोगे। तो अगर एग्जाम में पूछता भी है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालने के लिए कौन सा रूल यूज़ करते हैं, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे है कि देखो मैग्नेटिक फ्लक्स, अब क्योंकि हमें पता चल चुका है कि करंट इंड्यूस्ड हो रही है कब, जब ईएमएफ आ जा रहा है। ईएमएफ कब आ रहा है, जब उसमें फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है।
तो फ्लक्स को हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं जिससे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ सके, अब हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, फाई इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, बी ए कॉस, बी डॉट ए पढ़ा था, डॉट हटाएंगे तो बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। और ई का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ई इज इक्वल्स टू माइनस का एन डी फाई ओवर डी टी। फाई की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, बी ए कॉस थीटा रख सकती हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये बी ए कॉस थीटा का क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ हम तीनों चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूँ तो भी ई चेंज हो जाएगा, अगर एरिया चेंज कर दूँ तो भी ईएमएफ चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा यानी एंगल चेंज कर दूँ तो भी ईएमएफ क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ईएमएफ को जनरेट करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 3 तरीके हैं। ठीक है, वो क्या क्या है, बाय चेंजिंग बी, बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन या एंगल। ठीक है, तो ये ईएमएफ को जनरेट करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यस, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको 2 फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं। एक आपका पढ़ा दिया है मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला, एक ईएमएफ का फॉर्मूला, और ईएमएफ आ गया तो आप आई निकाल लोगे, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर करके। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। जस्ट सेकेंड, कहाँ आया हुआ था वो देख लेते हैं। यस, लेट्स गो, ये था। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट डाटा लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा था। ठीक है, तो उसमें क्या था आपका, कहाँ कहाँ आया है वो आप देख सकते हो। क्या दिया था आपका, मैग्नेटिक फील्ड दिया था, एरिया गिवन था आपका, थीटा फाइनल दिया था, इनिशियल था। इनिशियली मतलब इनिशियली जो एंगल था 90 डिग्री था, फाइनल वाला 45 डिग्री था। ठीक है, और जो आपका सर्कुलर जो भी रिंग या जो भी था, जस्ट अ सेकेंड, ये उसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था वो कितना था, 0.5 ओम था। ठीक है, तो हमें डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 0.70 सेकेंड में पूछा था कि बताओ इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कितना करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, सबसे पहले हमें ईएमएफ निकालना है, तो फॉर्मूला एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाया करो। ठीक है, हमारे पास 2 फॉर्मूला है, या तो मैं ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगा लूँ, ई इज इक्वल्स टू माइनस का डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, अगर फाई कुछ टी का फंक्शन दिया रहता है तो मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके इसे डायरेक्ट निकाल लेती। ठीक है, दूसरा तरीका ये क्या है, क्योंकि थीटा फाइनल थीटा इनिशियल दिया है। ठीक है, तो मैं वहाँ से कॉस थीटा फाइनल कॉस थीटा इनिशियल यानी कि फाई में फाइनल और फाई इनिशियल निकाल सकती हूँ। तो ई को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये डी फाई ओवर डी टी होता है कि फाई एफ माइनस फाई आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यानी चेंज इन टाइम। तो फाई एफ कैसे निकालेंगे, बी ए कॉस थीटा, थीटा फाइनल कितना था 45 डिग्री, वो वैल्यू यहाँ पुट ऑन करेंगे तो हमारा फाई एफ आ गया। सिमिलरली फाई इनिशियल कितना हो जाएगा, चूँकि थीटा आपका कितना था 90 डिग्री, दैट्स वाई आपका 5 इनिशियल क्या होगा, कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, फाई एफ माइनस फाई आई का, तो ये आया। ठीक है, और नीचे डेल्टा टी आपका गिवन था 0.70 सेकेंड, वो रखा मैंने। तो यहाँ से 1 मिली वोल्ट आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ या फिर कह सकते हैं क्या, इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, अब ये आ गया तो मैं इंड्यूस करंट निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ई हमने यहाँ निकाल लिया है और आर हमें गिवन है, पुट ऑन किया, हमने निकाल लिया। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं एग्जाम में। क्यों, क्योंकि टाइम इंटरवल ही इतना कम होता है, 1 मिनट एक क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा या 1.5 मिनट देना होता है। तो वो वहाँ पे आपको कोई पीएचडी लेवल वाली क्वेश्चन तो कराने वाले हैं नहीं, बिकॉज दे ऑल्सो नोज कि उन्हें एक लिमिटेड टाइम इंटरवल में कंप्लीट करना है। तो अब अपने बेसिक क्लियर रखा करो, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, फिर एक और है, फिर इसके बाद अगली थ्योरी है आपका अगला टॉपिक। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या गिवन था हमारा। ठीक है, ये आपका बी दिया हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया गिवन था। ये क्या था आपका, एक सर्कुलर लूप था। ठीक है, जिसका रेडियस गिवन था, तो मैंने वहाँ से एरिया निकाल लिया पाई आर स्क्वायर करके। ठीक है, 10 सेंटीमीटर था आपका वो रेडियस। ठीक है, तो मीटर में करूँगी 10 की पावर -1 आ जाएगा, उसका स्क्वायर तो 10 पावर। तो एरिया गिवन था, थीटा इनिशियल थीटा 1 आपका 0 था, थीटा 2 आपका 180 डिग्री था। नंबर ऑफ टर्न्स यानी कोयलों के जो नंबर ऑफ टर्न्स थे वो कितने थे, 500 थे, और उसका रेजिस्टेंस कितना था, 2 ओम था। ठीक है, सिमिलरली हमें निकालने को क्या कहा था, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने को कहा था हमें, और इंड्यूस्ड करंट निकालने को कहा था। कितने टाइम इंटरवल में, 0.25 सेकेंड इंटरवल में। ठीक है,
तो इतनी चीज़ तो हमें गिवन थी, तो अब आराम से निकाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी लास्ट वाले में बताया, चूँकि θ1 θ2 दो अलग अलग दिया है, तो सबसे इजी मेथड क्या होगा कि φ1 और φ2 निकाल लो, फिर दोनों का डिफरेंस ले लो, फिर E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n d∅/dt। तो d∅ में φ2 माइनस φ1 रख देना, dt आपको गिवन है, dt आपको गिवन है और n टर्न्स भी गिवन है, तो वो 500 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दिस वन वॉज ईजी। और आपका अगर इंड्यूस करंट निकालना है तो वो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E/R। तो पहले E देख लो कितना आया, E आया हमारा इतना, फिर I इज इक्वल्स टू E/R, E/R गिवन है, निकालेंगे यहाँ से तो हमारी I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ रहा हो, टफ तो है नहीं। अब इसके बाद जो है वो थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल है, और मैंने वो जानबूझ के इंक्लूड किया है सो दैट आपको थोड़ा सा डायरेक्शन का नॉलेज हो जाए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये फुल्ली आपका डायरेक्शनल बेस्ड है कि कैसे आप डायरेक्शन निकालोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से कि क्या है इसमें। देखो पहला क्या है इसमें पूछा ही है कि आपसे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला वाला हम लेते हैं, पहला है आपका ये वाला। तो ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है आपका इनसाइड, अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है, अगर ये अंदर की ओर ध्यान से है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये अंदर की ओर आ रहा है मतलब कहाँ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के अगर अंदर आएगा तो यहाँ क्या होगा, आपका फ्लक्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएंगी ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। क्यों, हमने लेंज के लॉ से पढ़ा था ना कि इंड्यूस करंट क्या होती है, चेंज जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होता है उसके रेट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका इंड्यूस्ड होता है वोल्टेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, फिर हमने इतनी बात समझ ली। देखा जाए तो ये अंदर की ओर आ रही है, मतलब ये इसमें जो करंट है वो इस तरीके से होगी जिसकी वजह से अट्रैक्ट कर रहा होगा। एक सेकेंड है, मैं अच्छे से बनाती हूँ सो दैट आपको समझ आए। हाँ, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्योंकि ये अंदर की ओर आ रही है, ठीक है, अंदर की ओर आ रहा है मतलब इसका क्या हुआ कि इसमें ये इस डायरेक्शन में देखा जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, अगर इस ए बी सी डी, ठीक है, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इन हो रहा है क्योंकि, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कुछ तो, यानी इसमें इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में मुझे फ्लो करना पड़ेगा सो दैट इसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए, मतलब कहाँ को जाए, बाहर की ओर जाए। ठीक है, तो बाहर की ओर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स व्हाट, आपका ये सी और जस्ट सेकेंड है, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया शायद, ये मुझे ये ऐसे आ रहा है ना, तो अंदर आ रहा है ABCD करंट, और इसको मैं अगर राइट हैंड रूल से देखूंगी तो आपका EMF का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हाँ बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन CDA। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा इधर की ओर। ठीक है, CDA क्यों, एक सेकेंड रुकना ज़रा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यस, लेट्स स्टार्ट। तो हमने लेंज लॉ से क्या पढ़ा था कि अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें कम होंगी तो करंट इस डायरेक्शन में होगा कि वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें आपकी ज़्यादा होंगी, बढ़ेंगी, तो हम क्या होगा, करंट की डायरेक्शन ऐसे होगा कि वो उनको कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम इस फर्स्ट वाले में देख सकते हैं, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है हमारा, ध्यान से अगर देखोगे आप तो ये अंदर की ओर आ रही हैं, अंदर की ओर आ रही हैं, तो क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें आपकी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, क्या होंगी, इंक्रीज होंगी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें इंक्रीज हो रही हैं, इसलिए आई इंड्यूस जो होगा ऐसी डायरेक्शन में होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनों को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो आपका और ध्यान से देखोगे तो कौन सी मैग्नेटिक इसमें है, ये कौन सा साइन दिखाते हैं आपको, इनसाइड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है आपके, इन है। ठीक है, तो हमें इन को कम करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बढ़ रही हैं, तो इसलिए अगर मैं मान लो आपका इसमें जो आई इंड्यूस जो है वो CDAB
के डायरेक्शन में कर देती हूँ, मान लो ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे करने पे क्या होगा आपका, इधर की तरफ कौन सी आने लग जाएंगी, आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें, और बाहर की तरफ कौन सी आएंगी, इनवर्ड। तो इस तरीके से क्या देखा जा रहा है, अंदर की ओर अब कौन सी आ रही है, आउटवर्ड भी आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें क्या होंगी, कम होंगी, ठीक है। एक तरीका तो आपको समझाने का ये था। दूसरा तरीका ये है जनरल वाला, ये मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा, अगर आपको समझ आता है तो, ठीक है, कि अगर ये अंदर की ओर आ रही है तो इसको बाहर की ओर क्या करना है, हमें धक्का देना है, ठीक है। बाहर की ओर धक्का देना है तो क्या करोगे, मान लो ये ऐसे अंदर की ओर आ रही है तो आपको बाहर की ओर धक्का देना है, तो बाहर की ओर धक्का देना है तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से कुछ लाइन लगाओगे, ठीक है। किस तरीके से, कुछ इधर की तरफ से धक्का दोगे ना इसे, कि बाहर की ओर जाए, ठीक है। तो ये है दूसरा तरीका। सिमिलरली ये वाला देखोगे तो ये बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, बाहर की तरफ जा रही है तो आप क्या करोगे, इसे अंदर की ओर धक्का देना चाहोगे, क्योंकि लेंज लॉ यही कहता है कि जो भी ये कर रहा होगा हमें उसका उल्टा करना है, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ जा रही है तो मुझे क्या करना है, इसको अंदर की ओर धक्का देना है, ठीक है। अंदर की ओर धक्का मैं कैसे दे सकती हूँ इसे, ठीक है, अंदर की ओर कैसे धक्का दे सकते हैं, देखो ये यहाँ से बाहर की ओर जा रही है तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इधर से ऐसे धक्का दे सकती हूँ, यानी ACB, ठीक है, ACB या BACB करके, तो ये इससे क्या होगा, ये अंदर की ओर आएगी, ठीक है। और दूसरा तरीका इसे समझाने का क्या होगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रही है तो फ्लक्स लाइनें कम हो रही हैं, तो मैं अब ऐसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करूँगी जो क्या करेगा, आई को मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनों को क्या करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली ये वाली भी क्या हो रही है, आपकी बाहर की ओर जा रही है तो इसको भी क्या करना है, अंदर की ओर धक्का देना है, ठीक है। अंदर की ओर धक्का देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान दो एक सेकेंड, हाँ ये आपकी क्या जा रही है, बाहर की ओर, तो मुझे इसे क्या करना है, अंदर की ओर ले जाना है। तो मैं इसे अंदर की ओर कैसे ले जा सकती हूँ, ऐसे धक्का दे करके, DABC करके, ठीक है, यानी आई इंड्यूस क्या होगी, DABC वाले डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये आपको आप पे डिपेंड करता है आप कैसे समझ सकते हो, ठीक है। एक बार आप डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ज़रूर लगा लेना, हमेशा अपोजिट। वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं न्यूमेरिकल वाले, तो उससे आपको आगे समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा ग्राफिकल था, NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये एक दो एग्ज़ामों में आया भी था तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं अब, ठीक है, आई होप सो इतना समझ आया हो। अब देखो आगे क्या है, टाइप ऑफ EMF, ठीक है। नॉर्मली मैंने इसे टाइप ऑफ EMF करके ले लिया है सो दैट आपको ऐसे कैटेगरी वाइज याद करने में ईजी रहे, अदरवाइज ये ऐसे गिवन नहीं होता है, ये टॉपिक वाइज होता है, ठीक है। तो मैंने इसे 3 टॉपिक में इंक्लूड किया। पहला है इमोशनल EMF। इमोशनल EMF पढ़ लेते हैं क्या है। मान लो आपका एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है PQ, ठीक है, वो क्या हो रहा है, आपका V वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। एक ट्रैक है ये आपका L लेंथ का, L लेंथ की आप इसकी विड्थ है, ठीक है। मान लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। तो हमें फ्लक्स निकालना होता है, तो फ्लक्स इनिशियली कंडीशन में हम ले लेते हैं थीटा कितना 0 है आपका, तो B.A=B आ जाएगा। एरिया कितना होगा, ये एक तरीके से रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा LX विच इज़ LX, तो फाइव इक्वल्स क्या आ जाएगा हमारा BLX, ठीक है। तो EMF क्या होता है, माइनस का d5/dt, तो माइनस का d/dt ऑफ BLX, BL बाहर ले लिया कांस्टेंट अगर ट्रीट कर रहे हैं तो, और dx/dt क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी। इसी को क्या बोला जाता है, मोशनल EMF बोला जाता है, ठीक है। तो एक और चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है क्या, कि ये P से Q जब ये इस तरीके से मूवमेंट होती है तो इसमें क्या होता है, कोई भी Q चार्ज इधर से इधर की ओर मूव करता है, ठीक है। उसी की वजह से तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो वो उस Q चार्ज को P से Q तक लाने में जो हमें काम करना पड़ा है W, वो कितना हो जाएगा, वोल्टेज इंटू चार्ज। वोल्टेज कितना था हमारा BLV और Q, तो ये आ गया क्या, वर्क डन, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में, ठीक है। उसी तरीके से आई इंड्यूस निकालने की कोशिश करें तो वो क्या हो जाएगा, EMF अपॉन में रेजिस्टेंस, ठीक है। या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन रेजिस्टेंस साइड में, E को लिख सकती हूँ d5/dt, ठीक है। तो और E हमारा क्या था, BLV था, तो BLV यहाँ रखा और नीचे अपॉन में R। तो I का हम अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि कैसी नीड है हमें या किस टर्म्स में हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब ये इतना चीज़ कंप्लीट होता है। आगे क्या था, हाँ ये मैंने आपको बता दिया, यस। अब यहाँ से देखो क्या है एक और चीज़, कि फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या होता है, IL×B। अगर मैं उसे ILB ले लूँ, ठीक है, तो I की जगह अभी अभी हमने निकाला BLV/R, ठीक है। LB ये है तो इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला B²L²V/R। सिमिलरली अगर मैं पावर या फिर हीट का फॉर्मूला निकालूँ तो वो क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी।
तो उसको रखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये मैंने फॉर्मूले क्यों लिख दिए, सो दैट एग्जाम में अगर आपसे पूछा जा रहा है हीट निकालो, पावर निकालो या फोर्स निकालो, तो आपको अगर ये थोड़ा सा रेलेवेंसी, अगर थोड़ा सा ये याद रहेगा तो आप निकाल लोगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये पूछ ले चेंज इन चार्ज बताओ कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो चार्जों में चेंजेस हुए वो कितना होगा, डेल क्यू इज इक्वल टू आई डेल टी, ठीक है। तो आई को अभी हमने इधर ऐसे लिखा था, तो उसको उस तरीके से लिख के डेल टी से मल्टीप्लाई करूँगी तो डेल टी से डेल टी कट जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये। तो इसमें जो मेन है वो आप बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्हीं पे बेस्ड आता है, जैसे कि एक ईएमएफ वाला फॉर्मूला, एक ये आई का फॉर्मूला, ये चार्ज का फॉर्मूला, ठीक है। बाकी आप निकाल सकते हो, एक ये वर्क का फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा यही था कि मोशनल ईएमएफ कैसे निकालते हैं, तो ये था आपका मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू BLV। अब इसके बाद है सर्कुलर कॉइल, कि मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई सर्कुलर कॉइल है, तो उसका तो जनरल फॉर्मूला है, आप वहाँ पे डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एस, अगर थीटा दिया है तो बी डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स दिया होगा तो एन से मल्टीप्लाई कर लेना, और E इज इक्वल टू डेल माइनस का एन डी फाई ओवर डी टी, और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई आर, ठीक है। तो ये सर्कुलर कॉइल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली आपका लास्ट है इसमें क्या, कि इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, मान लो कोई रॉड है एक ओपी, ठीक है, जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो मान लिया किसी इंस्टेंट टाइम पे उसका जो वो इनिशियल पोजीशन से जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, ठीक है, और थीटा बराबर आपका क्या होता है, ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो मान लिया एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, या किसी सर्कुलर, या ऐसा समझ लो एक रिंग है, ठीक है, जिसके बीच में एक, जैसे साइकिल की वो होते हैं तिल्लियाँ और पहियों से जुड़ी हुई होती हैं, तो कुछ ऐसा केस ले लेते हैं, ठीक है। ये एक आपका सर्कुलर रिंग है, ठीक है। सर्कुलर रिंग पे क्या हो रहा है, एक अंदर आपकी वो जो तिल्लियाँ लगी होती हैं वो तिल्लियाँ हैं, एक तिल्ली है जो पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे थीटा एंगल पे है, और उसकी लेंथ कितनी है, आर है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखो 2 पाई कितना हमने ये कर लिया कि मान लो आपका इनिशियली क्या है कि 1 यूनिट कितना एरिया कवर करता है आपका, थीटा बाई 2 पाई। सिमिलरली पाई आर स्क्वायर कितना एरिया कवर करेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2 पाई, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ई निकालना है, ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डी फाई ओवर डी टी, तो डी ओवर डी टी, फाई की जगह बी ए रख लेंगे, बी तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एरिया की जगह मैंने ये वैल्यू रख लिया आर स्क्वायर थीटा बाई 2, वहाँ भी आर स्क्वायर 2 कॉमन था तो बाहर कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया, थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और डेल थीटा ओवर डेल टी को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा, मतलब क्या, एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें क्या, वही ईएमएफ का फॉर्मूला कितना आया, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, आई इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई बाई आर। ओमेगा जो है उसका फॉर्मूला एक और होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ठीक है, या फिर उसे डेल थीटा ओवर डेल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये 3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं एग्जाम में, यही इन्हीं तीनों पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे आगे पीछे का कुछ बन नहीं सकता है ईएमएफ और आई इंड्यूस निकालने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको इतना याद रहे, सो दैट आप इजीली कर सको। अब मैंने एक ग्राफिकल क्वेश्चन लिया है, ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया रहे, क्योंकि पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम अगर देते हो तो पूरा एक्सपेक्टेशन होगा कि हाँ आपको ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो मैंने एक ग्राफ का बेस्ड क्वेश्चन लिया सो दैट आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे, ठीक है। तो ये ज़्यादा टॉपिक है नहीं, इसके बाद कंप्लीट ही हो जाएगा हमारा। देखो, ठीक है, अभी जो मैंने आपको इमोशनल ईएमएफ पढ़ाया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ध्यान से करते, मैं सिर्फ आपको ग्राफ से समझा दूंगी, डाटा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो क्या है, पहला हमारा कि एक वही उसी तरीके से एक क्या है हमारा रॉड है पी क्यू, जो वी वेलोसिटी से क्या हो रहा है, इधर आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, आप रुको मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अगली बात, वेलोसिटी से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ ये जैसे जैसे बढ़ेगा उसका ये एरिया जो है वो बढ़ते जाएगा, हाँ बढ़ते जाएगा, ठीक है। एरिया मतलब क्या हो रहा है, विद टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। तो फ्लक्स क्या होता है हमारा, बहुत ध्यान से सुनो, रुको मैं कहीं लिखती हूँ, फाई इज इक्वल्स क्या होता है हमारा, बी ए, ठीक है। एरिया बढ़ेगा तो आपका फ्लक्स बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, ठीक है। कहाँ तक बढ़ेगा, बी पॉइंट तक बढ़ेगा,
क्यों? क्योंकि उसके आगे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो मतलब हमने पहली बात क्या समझ ली, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारी, बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़ेगी? बी पॉइंट तक बढ़ेगी। ठीक है, तो मैंने बी पॉइंट तक उसे बढ़ा दिया। अब ये बी से टू बी तक भी जाएगी, लेकिन उधर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, अब स्टेशनरी कांस्टेंट हो गई। अब फिर वो टू बी से इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो टू बी से इधर की तरफ आएगा तो यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब टू बी से लेके आपका बी तक आएगा तब भी कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। अब जब बी से लेकर के वापस वो इनिशियली इधर तक आने की कोशिश करेगा तो अब क्या हो रहा है, इधर की तरफ आएगा धीरे धीरे। तो अब क्या हो रहा है, एरिया आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एरिया धीरे धीरे कम होगा तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। तो इसलिए इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, कम। इधर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, इधर क्या रहा, कांस्टेंट। बस आपको ये एक ग्राफ बनाना था। इस एक ग्राफ के बनाते ही आपके सारे ग्राफ अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको अब सारे अपने आप बना के दिखाती हूँ। ठीक है, देखो फ्लक्स आ गया आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या, अब मुझे ईएमएफ का ग्राफ निकालना है। ठीक है, ईएमएफ क्या होता है हमारा, ईएमएफ क्या होता है, माइनस का dy/dt। तो देखा जाए तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमें। तो ये तो एक लीनियर ग्राफ है, तो इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ग्राफ। और क्योंकि माइनस का dy/dt था तो ये ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यहाँ भी ये dy/dt है, हाँ, लेकिन ये क्या हो रहा था आपका, ये बढ़ रहा था, पॉजिटिव था, तो इसलिए इसका उल्टा हो गया। ये ऑलरेडी घट रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, बीच वाला कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ईएमएफ का आ गया फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं आई इंड्यूस्ड पे। आई इंड्यूस्ड क्या था हमारा, E/R था। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी E आया है उसको R से डिवाइड करना है। R से डिवाइड करूँगी तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा और कम हो जाएगा, हाँ कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा और कम कर दिया। मान लो ठीक है, एग्जाम में आपको गिवन रहेगा तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। आई इंड्यूस्ड आ गया, चलो ये भी आ गया। अब मान लो मुझे फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, फोर्स हमारा क्या था, F = क्या था, एक BLV/R था। ठीक है, यानी देखा जाए तो ईएमएफ के क्या था, प्रोपोर्शनल था। तो ईएमएफ की क्या है, प्रोपोर्शनल आएगा। देखो ईएमएफ नीचे से ऊपर फिर ऐसे गया, ये भी क्या है, नीचे से ये इस तरीके से। तो एग्ज़ाम में आप ऐसे डायरेक्ट थोड़ा बहुत ट्रिकी करके कर सकते हो, बाकी तो आप डाटा रख के कर ही सकते हो। सिमिलरली पावर का भी निकाल सकते हो। ठीक है, कि पावर में भी क्या था, पावर में क्या था, BL²V²/R। यहाँ क्या था, ईएमएफ का, एक सेकेंड, ईएमएफ का क्या था, स्क्वायर था। तो इसलिए क्या होगा, ये नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला तो पॉजिटिव रहेगा ही। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो। मैंने ये ग्राफिकल क्वेश्चन एक जानबूझकर लिया है सो दैट आपको अगर ग्राफ से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो सब कुछ एक एक करके नहीं करना है। ये तो मुझे आपको समझाना पड़ा इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, वरना मैं ये और जल्दी कर लेती। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। तो आपको मेन चीज़ इसमें क्या समझना है, बस फ्लक्स बना लो एक बार। फ्लक्स का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, B/A, यानी या तो B बढ़ रहा हो या फिर A बढ़ रहा हो। तो सिंस फर्स्ट टाइम में ये इधर की तरफ जा रहा था तो पॉइंट B तक B भी बढ़ रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा क्योंकि वो इनसाइड में है, या B मान लो कांस्टेंट है। ठीक है, तो एरिया तो बढ़ेगा ही, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स अपने आप बढ़ जाएगा। इसके बाद इधर क्या हो गया, B भी कांस्टेंट हो गया, एरिया भी कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आपका इधर की तरफ घटेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी आगे करते हैं। अब आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ अब ये लास्ट टॉपिक है आपका, इंडक्टेंस। ठीक है, इसी इंडक्टेंस पे मैं आपको सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा दूंगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा दूंगी और जनरेटर पढ़ा दूंगी। ठीक है, फिर ये आपका जो ईएम इंडक्शन का टॉपिक है ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा अगर आपने एक एक टॉपिक अच्छे से देखा होगा। ठीक है, अब मैं ये फर्स्ट टॉपिक कराती हूँ, इंडक्टेंस। देखो क्या होता है। सबसे पहली चीज़, ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देखा गया क्या, कि जब भी कोई दो कॉइल है, ठीक है, या कोई एक ही कॉइल है, तो अगर आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करो, ठीक है, जिससे उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने से क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलती हूँ आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये चीज़ देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाता है, और जैसे ही हमने अभी पीछे पढ़ा है, फ्लक्स में चेंज होते ही ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और ईएमएफ होते ही क्या होता है, आई इंड्यूस्ड आ जाता है।
ठीक है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला गया, वो क्या कि जो चेंज इन फ्लक्स होता है, ठीक है, वो आई इंड्यूस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा फ्लक्स, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रही हूँ मैं, डायरेक्शन वाइज बात नहीं कर रही हूँ, जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंजेस उतना ज़्यादा आई इंड्यूस, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाया गया, तो एक कांस्टेंट लिया गया, मान लिया मैंने, वो कांस्टेंट क्या है, के, जो कि मैं अभी आगे पढ़ूंगी। कभी हम इस के को एल लेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, और कभी एम लेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने के लिया है कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो मान लिया मैंने के है, ठीक है। अब हमें मान लो ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस का एन डी फाई ओवर डी टी, ठीक है। एन तो बाहर आ गया, डेल फाई ओवर डेल टी करेंगे तो डेल आई ओवर डेल टी आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आई इंड्यूस क्या हो जाएगा, इसका ई अपॉन में आर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बेसिक बात थी, ये पूछेगा भी नहीं आपसे एग्जाम में, ये तो मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। पूछेगा आपसे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, सो दैट आपको दोबारा ये चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत ना पड़े ज़िंदगी में, नहीं, ठीक है। इवन आपको डेरिवेशन भी निकालना हो तो आप अपने आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं अभी एक क्वेश्चन करा दूंगी, उसके बाद तो आपको बिल्कुल ये अच्छे से रट जाएगा। देखो क्या है इसमें, सबसे पहली चीज़ इसमें क्या लिया गया, मान लिया दो कॉइल है, ठीक है। जो पहली है R1 रेडियस की, दूसरी है आपकी R2 रेडियस की, ठीक है। मान लिया पहले वाले में N1 जिसमें N1 टर्न्स हैं, मान लिया उसमें फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है। पहली बात ध्यान से सुनना मेरा, एक है आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक है कॉइल आपका 1 और एक है कॉइल आपका 2। तो हमेशा याद रखना 1 में जो फ्लक्स में चेंजेस होगा वो किसकी वजह से होगा, जो 2 में करंट में चेंजेस होगा, ठीक है। उसी तरीके से 2 में जो फ्लक्स में चेंजेस होगा वो किसकी वजह से होगा, 1 में जो करंट में चेंजेस होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये देखा गया N1 में जो फर्स्ट वाले में जो फ्लक्स में चेंजेस होते हैं आपके, ठीक है, वो किसके इक्वल हैं, आपके I2 के इक्वल है या प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी यहाँ हटाऊंगी तो मैं क्या आएगा, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस M आएगा। और ये 1 2 क्यों लगाया, मतलब मीन्स 1 में 2 की वजह से होने वाला, ठीक है। और मान लिया इस कॉइल का जो लेंथ है आपका L है, ठीक है। तो यहाँ N1 ∅1 जो है बराबर आएगा आपका किसके, ध्यान से बहुत सुनना, ये जो M12 की वैल्यू आती है आपकी, वो कितनी आती है, इतनी आती है। और कैसे आती है मैं अभी आपको एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको एक तो आप डाटा वाइज ये अगर याद रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी ये कैसे आता है मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है कि चाहे M12 निकालो चाहे M21 निकालो, हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ठीक है। या फिर आप M12 निकालो या M21 भी निकालोगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। और इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं μr μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ठीक है। जहाँ N1 क्या होता है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कैपिटल N बाई स्मॉल l मतलब टोटल लेंथ, ठीक है। अब मुझे इंड्यूस अगर ई इंड्यूस निकालना है तो वो कितना हो जाएगा हमारा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, मतलब माइनस का M12 बाहर ले लो, ये इधर से कर लो डायरेक्ट, ठीक है। माइनस का M12 बाहर ले लो, डेल I2 ओवर डेल टी, और आई ई आ गया आपका, ई इंड्यूस्ड आ गया आपका, तो आप आई इंड्यूस निकाल सकते हो। ये तो तब आया जब दो कॉइलें हैं, ठीक है। अगर एक ही कॉइल हो तो, और उसी कॉइल के करंट को अगर मैं चेंज करूँ तो तब क्या होता है, तो देखा गया कि तब भी आपका आई और ई इंड्यूस्ड हो रहे थे, ठीक है। और उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या आता है, बहुत ध्यान से देखना। मान लो उस केस में मैं जो फ्लक्स में चेंजेस आते हैं, एन टर्न्स हैं उसमें, फ्लक्स में जो चेंजेस आते हैं वो आई के प्रोपोर्शनल होगा। आई में जितना चेंज करोगे फ्लक्स में उतना चेंज, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटा के आपका एल आता है, तो ई बराबर माइनस का एन डी फाई ओवर डी टी का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बाहर आ जाएगा और डी आई ओवर डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या बन जाएगा हमारा सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, और आई भी यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्या यहाँ एल का फॉर्मूला क्या आता है आपका, या तो μ0 N1 N2 जो था उसमें, क्योंकि वहाँ दो कॉइल थे N1 N2, तो यहाँ N1 N2 दोनों N है, तो वो क्या हो जाएगा μ0 N स्क्वायर AL, ठीक है। तो देखा जाए दोनों फॉर्मूले लगभग सेम ही है। देखो यहाँ क्या था, μ0 N1 N2 और A और L, ठीक है, क्या था A और L, ठीक है। यहाँ पे क्या है A और L, μ0 और N स्क्वायर, क्योंकि N1 N2 दोनों सेम है तो N स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हम ले रहे हैं, जिसमें फ्लक्स में चेंजेस निकाल रहे हैं वो, तो याद रहो
पाई r1², ठीक है, छोटा वाला, ठीक है। तो मैं अब एक क्वेश्चन करा देती हूँ सो दैट आपको ये बहुत अच्छे से रट जाए। फॉर्मूला तो याद रखना, क्योंकि अगर आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन वाइज फॉर्मूला ही पूछ ले कि कैसे आया। बाकी आप इसे निकालोगे कैसे वो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ एक क्वेश्चन से, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है, आपका एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो यहाँ 2 कॉइलें हैं, 2 कंसेंट्रिक सर्कल कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। एक छोटी है स्मॉल r1 रेडियस की, एक लार्ज है कैपिटल R2 रेडियस की, ठीक है। और सच दैट कि r1 छोटी है, r प्लेस कोएक्सियली विद सेंटर कोइंसाइडिंग, ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द अरेंज। हमें म्यूचुअल इंडक्शन, उसने ये नहीं कहा है M12 निकालो या M21, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि M12 निकालो या M21 दोनों सेम ही होगा, इसलिए उसने सीधे बोला इंडक्टेंस निकालो, म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी हमें M निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने अब जो बोला है वो सब बातें ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो छोटे वाले में निकालेंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले में मान लिया I करंट फ्लो हो रहा है, तो N1 पहले जो छोटा वाला है उसमें जो फ्लक्स में चेंजेस आएगा वो कितना होगा, एक तो M12 का आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद, और I2 में जितना चेंजेस करोगे उतना फ्लक्स में चेंजेस। एक ही टर्न दिया हुआ है तो N बराबर कितना ले लेंगे 1, ठीक है। तो φ1 कितना हो जाएगा हमारा, देखो एक बार फिर से बोल रही हूँ, रुको, N φ1 बराबर M12 I2 हो गया, N बराबर 1 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, φ1 बराबर M12 I2। अब φ1 का फॉर्मूला देखते हैं, फाई बराबर क्या होता है BA, ठीक है। तो φ1 बराबर क्या होगा BA1, यानी A1 में, और B किसकी वजह से आ रहा है I2 की वजह से, मतलब वो क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए φ1 बराबर B2A, ठीक है, सही बात है। A1 कितना हो जाएगा, छोटे वाले का एरिया πr1²। 2 वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, एक सर्कुलर रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका μ0/2 I2/r2, तो मैंने वही रख दिया, तो यहाँ से मेरा आ गया क्या फाई, और ये, ठीक है। जैसे ही ये आया वैसे ही मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, ध्यान से देखूंगी तो ऊपर क्या था φ1 का फॉर्मूला M12 I2, तो I2 और I2 तो कंपेयर हो गए, φ1 और φ1 तो कंपेयर हो गए, तो M12 को कंपेयर करके कितना लिख सकती हूँ मैं, इतना, तो आगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। तो ऐसे ही करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी क्वेश्चंस में ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ भी मैंने यही किया था, मैंने N φ1 बराबर M12 I2 लिखा था, N1 φ1 को लिखा मैंने, N1 φ1 को कैसे लिखा, N1 बराबर क्या था, देखो यहाँ से स्मॉल n1, जस्ट अ सेकेंड, स्मॉल n1 बराबर कैपिटल N/L, तो मैं कैपिटल N1 बराबर क्या लिख सकती हूँ, स्मॉल n1 इंटू L, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल n1 इंटू L, और φ1 क्या था BA, ठीक है, BA, और ये B हो गया, और ये A, एरिया कितना हो जाएगा छोटे वाले का πr1², और B कितना हो जाएगा एक आपका ये क्या है सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है μ0 Ni हमेशा किसकी वजह से, बाहर वाले की वजह से I2, तो ये रखा हमने। तो I2 छोड़ के इसमें जो भी बचेगा वो सब क्या हो जाएगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे निकाला है मैंने, ठीक है, बहुत आसान है, इससे आसान नहीं हो सकता। अगर आपको ये ना समझ आए तो प्लीज़ मुझसे दोबारा पूछना, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी किया था नीचे वाले में, सेल्फ इंडक्टेंस में भी, कि N5 बराबर Li, तो N अगर कुछ भी ले लो, फाई बराबर BA हो जाएगा, और B की जगह हम B बराबर क्या एक सोलेनॉइड की वजह से कर रहे हैं, तो B बराबर μ0 Ni ले लूँगी मैं, और एरिया की जगह एरिया की जगह मान लो A ही लिख लिया है, ठीक है। तो A हो जाएगा, I कंपेयर कर लेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई, अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ पूछ लेना दोबारा, मैं इससे ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दे सकती। हाँ, ये एक है क्वेश्चन कि अगर एनर्जी निकालने को आ जाए, L और I की वैल्यू गिवन हो आपको, तो फॉर्मूला याद रखना, W बराबर L/2 I² होता है, जहाँ L का फॉर्मूला आप याद रखोगे अगर, तो L का फॉर्मूला मैंने जैसे यहाँ सिखाया है कि ये होता है, तो L का फॉर्मूला रखना, और I तो आपको पता ही है, या फिर B के टर्म में B बराबर μ0 Ni होता है, तो सोलेनॉइड की वजह से, तो I को B के टर्म में रख करके ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये तो NCERT का क्वेश्चन था, इसलिए मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये इतना था, बाकी ख़त्म है। ये मैंने फॉर्मूले लिख दिया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा तो एनर्जी क्या होता है B²/2 μ0, एनर्जी डेंसिटी है, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो उसके केस में क्या हो जाएगा आपका एनर्जी ε0/e², और ये B²/2 μ0, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं इस टॉपिक पे बेस, सो दैट आपको
ये आया हुआ भी है, ठीक है। मैंने इस पर डेट डालना भूल गई हूँ कहाँ पे आया है, तो वो देखना इतना ज़रूरी नहीं है, आपको समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन हो कैसे रहा है, ठीक है। तो जिसमें करंट फ्लो होता है, याद रखना है आपको, एरिया किसका लेना होता है, उसका जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। जैसे अब देखो, इसमें भी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने को बोला है। एक है वायर जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और एक है आपका स्क्वायर ये आपका लूप है, ठीक है, ए लेंथ का। इसमें क्या है, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए सबसे पहले फ्लक्स ही निकाल लो, क्योंकि हम क्या करते हैं, वही करते हैं कि फाई बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो एम आई से कंपेयर कर देते हैं। तो इसको हम आई के टर्म में लिख लेंगे, आई छोड़ के जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ओके, लेट्स गो, ठीक है। बोलते बोलते हाँ ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इकट्ठे आराम करेंगे। देखो इसमें क्या है, फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम आई, ठीक है, हमने ये पढ़ा है। आप 1 2 वगैरह लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहो तो छोड़ दो। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही होता है तो आप छोड़ सकते हो। तो फाई बराबर हमारा क्या होता है, एम आई, ठीक है, और आई इसमें वायर में फ्लो हो रहा है तो आई हो गया एम। अब M12 हमें निकालना है, ठीक है, वो बाद में निकालेंगे, हम पहले ये देखते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फ्लक्स बराबर क्या होगा, बी ए, एरिया तो इसका ले लूँगी A1 का, और B किसकी वजह से आएगा, इस करंट की वजह से, यानी B2 की वजह से। इस ये मान लो I2 है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 जनरेट होगा, तो B2A। एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, μ0/2 I2/r। आर क्या होती है, डिस्टेंस। तो मैंने एक मान लिया एलिमेंट यहाँ लिया है तो ये डिस्टेंस मैंने y मान लिया, तो वो I2/y हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर लूप का एरिया, ये जो भी एलिमेंट लिया है ना उसका एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, A/dy, ठीक है, ओके। तो वो मैंने सारे डाटा यहाँ रखना है, A/dy। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर देना है हमको, ध्यान से देखोगे तो ये x से लेके x+a तक, ये है आपका x से लेके x+a तक, ठीक है। तो ये रखा डाटा और इसको x से लेके x+a तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आपको आता होगा, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। समझने वाली चीज़ थी क्या यहाँ पे कि इसको निकालते कैसे हैं, स्टेप क्या है इसको निकालने का। तो स्टेप है सिंपल सा कि फ्लक्स निकाल लो बस। फ्लक्स कैसे निकलेगा, उसका एरिया लो जिसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, उसका एरिया लो जिसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड लो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो बस रखो फॉर्मूला, और उसके बाद जो भी पूछ रहा है वो उस तरीके से कर दो, हो जाएगा। इससे आसान तो क्या हो सकता है, ठीक है। आगे है, ये है आपका लास्ट, इसके बाद ख़त्म है। एसी जनरेटर मैंने इंक्लूड कर दिया है, इसके बाद एसी वाला बचेगा वो हम बाद में करेंगे। तो इसमें बस ये लास्ट टॉपिक है ईएम इंडक्शन में, ठीक है, मैंने ये करा दिया, इसके बाद ये ख़त्म है। देखो एसी जनरेटर होता क्या है, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज जनरेटेड बाय अ लूप ऑफ वायर रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर कोई ऐसा एन अल्टरनेटिव ईएमएफ इज जनरेट, ठीक है, अगर किसी लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रोटेट कर देंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है, ध्यान देना, अल्टरनेटिंग ईएमएफ कह रही हूँ, ठीक है, जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी, हवा में पेन चल रहा है मेरा, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, किसका यूज़ करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ करके, ठीक है। कैसे होता है आगे देख लेते हैं। देखो कैसे होता है, मान लिया एक कोई कॉइल है, ठीक है, जिसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है n, जिसका एरिया कितना a, और मान लिया उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम f रिवॉल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से उसको रोटेट करा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर रोटेट करा रहे हो किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, कुछ तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई इज इक्वल्स टू BA cos थीटा, थीटा बराबर ओमेगा टी रख सकती हूँ मैं, तो रख दिया मैंने ओमेगा टी। ओमेगा बराबर 2πf होता है आपका, या फिर 2π/t, ठीक है, बेसिक बातें आपको पता होगी। EMF इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का n d∅/dt, n तो ठीक है, d/dt ठीक है, पाई की जगह BA cos ओमेगा टी रख लिया मैंने, ठीक है। मान लेते हैं B यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया क्या है हमारा, कांस्टेंट ही होगा वैसे, क्योंकि एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और एरिया लूप का कांस्टेंट होगा, तो BA कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले लिया, NBA हो जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन किसका बचा, cos ओमेगा टी का। cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो
कितना हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी हो गया। अब ये एन बी ए ओमेगा जो है, एन बी ए ओमेगा, उसको हमने क्या मान लिया, ई नॉट मान लिया, बराबर साइन ओमेगा टी। तो ध्यान से देख सकते हैं कि जो एसी जनरेटर में जो ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड होता है वो कैसा होता है, साइनोसॉइडल इन नेचर होता है, ठीक है। और इसकी कुछ पीक वैल्यू होती है, यहाँ से देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई पे ईएमएफ की वैल्यू 0 आती है, और अदरवाइज इसके अलावा जो भी वैल्यू होती है उस पर कांस्टेंट पीक वैल्यू होती है। और एवरेज वैल्यू चूँकि साइन ओमेगा टी की 0 होती है, इसलिए ईएमएफ की भी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़, क्योंकि आपके सिलेबस में ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं था इसलिए मैंने उसका नहीं करवाया है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर भी नॉर्मली क्या होता है, याद रखना, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, ठीक है। जैसे देखा जाए तो एसी जनरेटर भी किस पे काम कर रहा है, ईएम इंडक्शन पे ही काम कर रहा है, ठीक है। ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं, फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आ रहा है, ईएमएफ आ गया तो आई आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। अच्छा, इस पे बेस मैंने यही एक क्वेश्चन ले लिया है, हाँ, फिर ये ख़त्म है, हाँ, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक क्या है, इस पे बेस क्वेश्चन क्या है आपका कि एक किसी कॉइल का हमें फ्रीक्वेंसी दे दिया था 0.5 हर्ट्ज, नंबर ऑफ टर्न्स दिया। आप क्वेश्चन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि कोई बाईसाइकिल है, ठीक है, जिसमें पैडल कोई मार रहा है, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको पैडल मारने की जो कितनी है आपकी 0.5 हर्ट्ज है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसमें 100 है, और एरिया जो है कितना है 0.1 मीटर स्क्वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इतना है, ठीक है। थीटा कितना है 90 डिग्री है, कब फाइनली, ठीक है, फाइनल नहीं, एट जिस भी एंगल पे उसने निकालने को बोला है, यहाँ दिया ना परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि इसने पूछा है कितना मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगा, सिंस वी नो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट की वैल्यू हमें पता है एन बी ए ओमेगा होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एन बी ए तो ठीक है, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख सकते हैं, और ये सारी वैल्यूज़ रखा, निकाला, कैलकुलेट किया, हो गया, डन, ठीक है। तो येस, दिस वॉज योर लास्ट टॉपिक एंड क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको समझ आया हो, और इतना टफ तो था नहीं, आप एक बार अच्छे से देखोगे तो समझ आ जाएगा। और वैसे भी पीजीटी लेवल एग्ज़ाम दे रहे हो अगर, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आप क्या दे रहे हो और क्या कर रहे हो। सो येस, ईएम इंडक्शन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इस पर बेस्ड आप सारे पीवाईक्यू लगा सकते हो, मेरे पास पीवाईक्यू हैं सारी, ठीक है, लेकिन आपका मैं नहीं चाहती ज़्यादा घंटे का बने वीडियो, क्योंकि टाइम आपका भी प्रीसियस है। तो मैंने अप्रॉक्स कोशिश की है कि 1 घंटे के अंदर ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो मैंने ये कंप्लीट करा दिया है सब कुछ, एक एक टॉपिक। अब आपको टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम टॉपिक और फॉर्मूले मत पढ़ना अब, ठीक है। ये अगर आपने पढ़ लिया तो बस आप इसका रिवीजन करना, और इस पर बेस्ड जो भी मैंने क्वेश्चन करा दिए, अब आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो या अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं पीवाईक्यू पे भी बना दूँगी, ठीक है। और बाकी जितने पॉसिबल थे मैंने उतने इंक्लूड किए हैं पीवाईक्यू, ठीक है, सो दैट आपका 1 घंटे में सब कुछ हो जाए। तो ईएम इंडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे आपका एसी, ठीक है, अल्टरनेट करंट। तो ये 2 वीडियो बन जाएगा इस चैप्टर पे। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो और लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। थैंक यू।